जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिलेगा काफ़ी एरियर, क्योंकि 1/1/2026 से जितना देरी से लागू होगा उतना ही ज़्यादा फायदा है सरकार को भी और कर्मचारियों को भी उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसमें किसी को कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार भी चाहेगी कि जितना लेट होगा उतना ही उनको फ़ायदा है और कर्मचारियों को भी फ़ायदा है। एरियर मिलेगा तो अच्छे से कुछ काम कर लेंगे। यूपीएस अगला है। यूपीएस पेंशन स्कीम के लिए 1 अप्रैल 2025 से फार्म शुरू होंगे और 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस शुरू होगी। किसको कौन सा फार्म भरना है, कब भरना है और सुरक्षा बलों में किनको कौन सा फार्म भरना, सुरक्षा बलों में किनको भरना है, ये भी इसके बारे में बात करेंगे। अतिरिक्त पेंशन क्या होती है, यह कब से लागू होती है, इसके बारे में सरकार ने क्या कहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने हैं, इस वीडियो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा ज़्यादा। तो देखते हैं इस वीडियो में। साथियों देखो, ये है बिजनेस न्यूज़ की समाचार है, ये बिजनेस न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स का बिजनेस न्यूज़ है ये। तो इसमें है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ज़रूरी खबर है। 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दी बड़ी अपडेट। 8वें पे कमीशन केंद्र ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 2 समिति सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 8th पे कमीशन केंद्र ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। वेतन आयोग घोषणा के बाद केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी 2 समिति सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार अगले महीने पैनल के सदस्यों के नामों की घोषणा करेगी। चूंकि मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है, इसलिए कर्मचारियों के मन में बड़ा सवाल है कि क्या सरकार जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग को लागू कर पाएगी या नहीं। क्या है पैटर्न? पिछले उदाहरणों को देखते हुए ये बेहद असंभव है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल जनवरी से लागू होंगी, क्योंकि पिछले वेतन आयोगों ने अपनी रिपोर्ट को फाइनल रूप देने में आमतौर पर 1 साल से अधिक समय लिया है। इस बार वेतन आयोगों की तुलना में वेतन आयोग की घोषणा देरी से होने के कारण संभावना अधिक है। सिफारिशों का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही देखा जाएगा। तो साथियों, आपको पता ही है कि 2029 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे और अभी तो वेतन आयोग का जो है सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है और सदस्य उसके बाद वेतन आयोग रिपोर्ट देगा। कम से कम भी पिछली बार 14 महीने में रिपोर्ट दी थी, उसके बाद सरकार भी अपना समय लेगी उनको फाइनल करने में। तो ऐसा लगता है कि ये जो है सरकार को भी फायदा होगा जितना लेट होगा। सरकार भी चाहेगी जितना लेट हो उतना ही अच्छा है, ताकि उनको जो है 2029 के चुनावों में फ़ायदा मिल सके और कर्मचारियों को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि लागू होगा 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो गया। तो उसका उतना जो है ज़्यादा एरियर मिलेगा पेंशनर्स को भी और सर्विस पर्सन को भी। तो अच्छा इकट्ठा पैसा मिलेगा तो उससे सभी को फ़ायदा होगा। तो कोई भी ज़्यादा जल्दी नहीं करेगा और मुझे पता है कि इस प्रकार से आप लोगों को काफ़ी एरियर और मिलेगा उसके ऊपर। तो बाकी तो आप लोग को सब पता ही है। अगले वीडियो में फिर कोई ना कोई नया समाचार आएगा तो मैं डालता रहूँगा। क्या फिटमेंट फैक्टर होगा वो तो आमतौर पर सब में चल ही रहा है अभी, ठीक है नहीं। तो फाइनल हुआ नहीं अभी, कोई भी टर्म्स जो मांगे गए वो मैं आपको डेली बताता रहता हूँ। तो आगे देखते हैं अभी अब सरकार ने क्या कहा है इसके लिए। तो सरकार ने कहा है, इस बीच 2 सांसदों भाजपा की कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस की सजदा अहमद ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में लोकसभा में सवाल उठाए थे। उनका सवाल यह था कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई समय सीमा तय की है। इन सांसदों ने वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तें जो TORs पर हुई प्रगति के बारे में भी पूछा। उनके सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा और संदर्भ की शर्तों पर प्रगति समय आने पर तय की जाएगी। एक सवाल 7वें वेतन आयोग स्तर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या के बारे में था, जिन्हें 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलने की संभावना है, जिसमें ओडिशा समेत पूरे देश में उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस पर वित्त मंत्री
ने कहा कि केंद्र सरकार के असन्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या 36,57,000 मतलब 36.57 लाख तो है। इसमें से जो है 53.91 लाख जो है ये 2024 तक है, और ये जो थी 1/3/2025 तक थी। और उन्होंने कहा कि रक्षा कर्मियों और पेंशन भोगियों को भी इसमें सबको लाभ मिलेगा इसमें, तो ये थी इसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं कि तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसका जो है ये लाभ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वो मिलेगा दोनों को लिए। बाकी इसको संदर्भ शर्तों के बारे में जो है सरकार ने मांगे भी हैं सभी से, और कुछ पेंशन जो है वो उन्होंने भेजे भी हैं पेंशन के बारे में भी, और NCGSM ने भी भेजे हैं, और इसके बारे में पूर्व सैनिकों के संगठनों ने भेजे हैं, और सुरक्षा बलों के संगठनों ने भेजे हैं, तो इन्होंने भेजे भी हैं। अब जो है अगला है UPS, आज तक की रिपोर्ट है ये, आज तक के में से रिपोर्ट है ये। UPS का नोटिफिकेशन जारी, 1 अप्रैल से करें अप्लाई, जाने किसे कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहते हैं तो उन्हें UPS का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए फॉर्म भरना होगा। ये साथियों केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देने के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS का ऐलान किया गया था। अब इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से, और नई भर्ती होने वाले कर्मचारी इस योजना में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उसे UPS का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा। अगर वे UPS का चयन नहीं करना चाहते हैं तो NPS का विकल्प चुन सकते हैं। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS और NPS में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। कौन कर सकता है UPS के लिए अप्लाई? वर्तमान में केंद्र सरकार का कर्मचारी यानी 1 अप्रैल 2025 तक सर्विस में रहने वाला व्यक्ति जो पहले से ही NPS के अंतर्गत आता है, 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सर्विस में भर्ती होने वाले नए कर्मचारी उन्हें शामिल होने के लिए 30 दिनों के भीतर इसका विकल्प चुनना होगा। केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी जो NPS के अंतर्गत आता था और वो रिटायर हो चुका है या स्वैच्छिक रूप से रिटायरमेंट ले चुका है, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी जो रिटायर हो चुका है या UPS के विकल्प का उपयोग करने से पहले उसकी मौत हो चुकी है, तो ये भी है साथियों। UPS में कितना होगा कंट्रीब्यूशन? नोटिफिकेशन के मुताबिक UPS का मासिक योगदान बेसिक सैलरी और उस पर महंगाई भत्ते का 10% होगा जिसे UPS जमा किया जाएगा। साथ ही सरकार भी इतना अमाउंट प्राण में जमा करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार UPS विकल्प चुनने वाले महंगाई भत्ता का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अनुदान भी देगी, मतलब कर्मचारी को 10% और सरकार देगी 18.5%। तो ये होगा इसका साथियों, ठीक है ना। UPS के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह, मतलब कहने का मतलब है मान लो कोई कर्मचारी जो है भर्ती हुआ है और वो 46 साल या 47 साल में की एज में वो लगा है और 58 साल में रिटायर हो गया या 60 साल तो है, और मान लो तो और उसकी पेंशन जो 10,000 नहीं बन रही है तो उसको 10,000 रुपया पेंशन मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी। जैसे अभी NPS में है वहाँ 2,000, 3,000, 800, 900 रुपये पेंशन मिल रही है, तो इस प्रकार से इसमें नहीं होगा, तो इसमें फ़ायदा है। किसे कौन सा फॉर्म भरना होगा? वर्तमान कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल कर्मचारी जिन्होंने NPS को चुना है वे UPS को चुन सकते हैं। उन्हें फॉर्म A2 भरना होगा। नई भर्ती कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवा में शामिल कर्मचारी भी इस विकल्प को चुन सकते हैं। उन्हें फॉर्म A1 भरना होगा। सेवानिवृत्त कर्मी जो अपने पहले रिटायर हो चुके हैं और NPS का विकल्प चुना है तो वे भी UPS में शामिल हो सकते हैं। इन्हें KYC दस्तावेजों के साथ फॉर्म B2 जमा करना होगा। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को KYC दस्तावेजों के साथ फॉर्म B जमा करना होगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा। इसका मतलब यह है कि ऐसे कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पूरा होने तक इंतजार करना होगा। तो साथियों ये और कैसे करें आवेदन? सभी कैटेगरियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म प्रोटीन CRA की वेबसाइट http://npscra.nsdl.com.
इन पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों के पास फार्म का भौतिक रूप मतलब फिजिकल रूप से भी विकल्प होगा। तो साथियों ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि हो सकता है हमारे जो पेंशन वाले हैं उनको नहीं, पुराने पेंशनर्स हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन साथियों कम से कम इसको शेयर ज़रूर कर देना आपके ग्रुप में या किसी सिविलियंस के पास में, ताकि उनको ये नॉलेज मिल सके। आगे देखते हैं अभी न्यू पेंशन रूल। सरकार ने पेंशनर्स को दी सौगात, इस उम्र के बाद मिलेगी अतिरिक्त पेंशन। तो अतिरिक्त पेंशन के बारे में क्या है नियम। न्यू पेंशन रूल हाल ही में लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार अब 80 साल से ज़्यादा उम्र के पेंशनर्स को अनुकंपा भत्ता या अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। मंत्रालय ने पेंशन वितरण में आसानी लाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो आइए देखते हैं इसको। मिलेगी ज़्यादा पेंशन, बिजनेस डेस्क का न्यूज़ है ये। नई दिल्ली, सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को दीपावली से पहले सौगात दी है। जी हाँ, सरकार के अधिसूचना के अनुसार 80 साल से ज़्यादा आयु के पेंशन को अब अनुकंपा भत्ता मिलेगा। इससे संबंधित सर्कुलर लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जारी किया है। मिलेगी अतिरिक्त पेंशन। मंत्रालय द्वारा सर्कुलर के अनुसार 80 से ज़्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को सरकार की तरफ से अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस नए दिशा निर्देशों के जरिए सरकार ने अतिरिक्त पेंशन देने के प्रोसेस को काफ़ी आसान कर दिया है, ताकि पेंशन का विवरण आसानी से साथ जल्दी हो। फीसदी के लिए पात्र वही हैं जो 80 के बाद 85 से 90 वर्ष की आयु तक के 30%, 80 वालों को 20%, 85 वालों को 30%, इसी तरह से 90 से 95 वालों को 40 और 95-100 उम्र के 50% हिस्सा मिलेगा। ज़्यादा उम्र वाले सुपर सीनियर पेंशनर के मूल वेतन का 100% अनुकंपा के भत्ता मिलेगा इनको। इसे ऐसे समझिए कि अगर पेंशनर की आयु 81 साल है तो उसे 5,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, तो अब उसको अतिरिक्त पेंशन 1,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह 85 से 90 साल में उसको 1,500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो साथियों ये है, कब से मिलेगा ये। मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार जब पेंशन की आयु सीमा तक पहुंच जाएगी तो उस महीने के पहले दिन से ही अतिरिक्त पेंशन, मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 तारीख है, 20 जनवरी है या 20 मार्च ही है, तो उसको 1 मार्च से शुरू हो जाएगा, अतिरिक्त प्रभावी भत्ता हो जाएगा। सरकार अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला इसलिए पेंशनर्स के जीवन यापन में कोई समस्या ना आए और वही सही तरीके से इसका प्रबंध कर सके। सभी पेंशन को समय पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिले, इसके लिए मंत्रालय ने पेंशन विवरण में शामिल डिपार्टमेंट को बैंक को सूचित कर दिया गया है। तो साथियों ये थे कुछ खास समाचार। और अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि संसद की 110वीं रिपोर्ट ने जो है संसद समिति की, उसने दिया था कि 65 साल से 5%, 70 से 10 और 75 से 15 और 80 पर 20 मिलना चाहिए। लेकिन उसी संसद समिति की रिपोर्ट जो 120वीं रिपोर्ट आई है, 110वीं रिपोर्ट ने दिया था, लेकिन 120वीं रिपोर्ट में यह कहा गया कि अभी कुछ समय के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए। तो अभी वो चीज़ स्थगित है, हो सकता है पे कमीशन में उसको लागू किया जाए, ये हो सकता है। तो साथियों ये थे आज कुछ समाचार। आए मिलते हैं कल किसी दूसरे समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। साथियों इसको ज़्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर कर देना। धन्यवाद।